बोट का एग्जांपल ले लो, ठीक है, बोट को क्यों लोग इतना जानते हैं? कोई भी बिजनेस हो, कोई भी धंधा हो, उसका जो फाउंडर है ना, उसका पर्सनल ब्रांडिंग बहुत मैटर करता है। शार्क टैंक को मोस्ट ऑफ द लोग मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से देखते हैं। कुछ स्टार्टअप जो होते हैं वो कंपटीशन को देख के आते हैं, और कुछ स्टार्टअप जो होते हैं वो प्रॉब्लम्स को देख के आते हैं। इंडिया में अभी जो नेक्स्ट 10 ईयर्स है ना, वहाँ पे स्टार्टअप्स के लिए या फिर ग्रोथ के लिए जो अपॉर्चुनिटी इंडिया में है ना, वो अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड में कहीं पे नहीं है। अभी स्टार्टअप एरा ऐसा हो गया है कि लोग मंथली एक्टिव यूजर्स बनाने के ऊपर फोकस कर रहे हैं, धंधा बनाने के ऊपर कोई फोकस नहीं कर रहा है। इसकी वजह से आप जब भी को फाउंडर बना रहे हो ना, तो उस टाइम पे हर चीज क्लियर कर लो। मोस्ट ऑफ द लोग अभी स्टार्टअप को एज अ फेम पाने का एक जरिया देखते हैं। धंधा बनता है रिकरिंग ऑर्डर्स से, तो इसीलिए हमेशा प्रोडक्ट के ऊपर फर्स्ट फोकस करो, देन थिंक अबाउट द मार्केटिंग पार्ट। एग्जिस्टिंग ब्रांड्स है, दे आर फोकसिंग मोर ऑन इनोवेशन पार्ट। एक छोटा स्टार्टअप किस तरीके से सही मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है? मुझे ऐसा लगता है ना, कलेश, क्लीशेस और कटाक्ष। एक सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर बनना है या एक सक्सेसफुल स्टार्टअप स्टार्ट करना है, या दोनों ही करना है? क्योंकि आज के हमारे गेस्ट इन दोनों ही कामों में बहुत सक्सेसफुल हैं। क्योंकि आज हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर मंगेश शिंदे। आज की कॉन्वर्सेशन में हम बात करेंगे बिजनेस, कंटेंट क्रिएशन और स्टार्टअप के बारे में। तो बिना ज्यादा देर किए शुरू करते हैं आज के कटाक्ष। हेलो मंगेश भाई एंड वेलकम टू कटाक्ष। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है मंगेश भाई आपसे बात करके। अभी जितनी हमने अभी तक बातें की, मेरे को पता है कि अभी बहुत मजा आने वाला है आपसे बात करके। राइट, ये तो डिपेंड करता है आप लोग क्या क्वेश्चन पूछोगे। ऑलराइट, तो अब आपने क्वेश्चंस की बात की, तो पहला क्वेश्चन मैं आपकी जर्नी पूछता हूँ कि भाई आप इन्फ्लुएंसर कैसे बने? सो ये जर्नी थोड़ा मतलब कभी सोचा नहीं था कि इन्फ्लुएंसर या इस पर्टिकुलर क्रिएटिविटी वाले फील्ड में मैं अपना करियर बनाऊंगा। द रीजन इज कि मुझे पहले से ही स्टार्टअप में या बिजनेस में आना था, तो आई टोल्ड माई पेरेंट्स दैट आई वांट टू गो इनटू स्टार्टअप वर्ल्ड। मुझे खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है, बट दे वर वेरी क्लियर दैट अगर स्टार्टअप करना है या बिजनेस में आना है तो अरेंज योर रिसोर्सेज, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम आवर एंड। सो आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग कि यार कहाँ पे मुझे वो रिसोर्सेज मिल सकते हैं, इन शॉर्ट स्टार्टिंग का फंडिंग मिल सकता है। एंड समवन टोल्ड मी कि यार यूट्यूब पे अगर तुम वीडियो डालोगे तो तुम्हें पैसा मिलेगा। ये बात कर रहा हूँ मैं 2016 की, ठीक है। तो उस टाइम पे यूट्यूब वाज वेरी न्यू फॉर अस। उसमें वीडियोस डालना वगैरह वो तो बहुत दूर की बात हो गई, लेकिन यूट्यूब चलाते कैसे ये भी मोस्ट ऑफ द लोगों को पता नहीं था। तो ये जब किसी ने बताया तो दैट टाइम आई एक्सप्लोर्ड कि यार चलो यूट्यूब पे सच में अपॉर्चुनिटीज हैं, एंड दैट्स हाउ माय यूट्यूब जर्नी स्टार्टेड। और टीम विल पावर कैसे बनी? सी जैसे बोलते हैं ना कि आप चलते जाओ कारवा बनता जाएगा, तो सेम वैसा ही कुछ हुआ कि मैं पहले तो खुद ही कंटेंट लिखता था। मतलब जब तक ऑब्वियसली मोनेटाइजेशन नहीं हो रहा है कोई चीज़ों से या फिर पैसा नहीं आ रहा, तो उसमें पैसा डालना वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। एंड उस टाइम पे तो मैं कॉलेज में ही था, तो कॉलेज में था तो ये सब चीज़ें उस टाइम पे कर रहा था। साथ ही साथ मेरे स्टार्टअप्स के भी चल रहे थे कि ये स्टार्टअप करके देखो, वो स्टार्टअप करके देखो। तो स्टार्टिंग में मैं ही स्क्रिप्टिंग, मैं ही एडिटिंग, मैं ही सब अपलोडिंग वगैरह सारी चीज़ें, मतलब जो भी कंटेंट क्रिएशन के रिगार्डिंग होता है हर एक चीज़ मैं खुद ही करता था। बट धीरे धीरे क्या हो गया कि मैंने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया था 2018 में, दैट वाज पिक्सअप। ठीक है, पिक्सअप। तो उसमें हम लोग क्या करते थे कि व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट सर्विस 2019 में आई गेस, या तो हम लोग उसमें व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट सर्विस प्रोवाइड करते थे कि अलग अलग स्टोरीज हो गई या फिर कुछ स्टार्टअप स्टोरीज हो गई, कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज हो गई, कुछ बायोग्राफीज हो गई, वो हम लोग व्हाट्सएप पे लोगों को पहुंचाते थे। जैसे अभी लेट्सअप करके एक प्लेटफॉर्म, वो न्यूज़लेटर टाइप में, बट वो व्हाट्सएप पे करते थे। तो उसमें हमने कुछ मोबाइल को थोड़ा सिस्टम हैक करके मोबाइल का, उसमें 12 व्हाट्सएप हम लोग एक मोबाइल में चलाते थे। तो वैसा वाला कुछ जुगाड़, इंडियन जुगाड़ हम लोगों ने किया था। एंड उस टाइम पे मेरा और दीपक जो भी मेरे को फाउंडर है उनका मतलब जान पहचान हुआ उसी स्टार्टअप के रिगार्डिंग। तो उस टाइम पे जब वो स्टार्टअप चल रहा था तो आई आस्क्ड हिम कि डू यू नो एडिटिंग वगैरह पार्ट, बिकॉज उस टाइम तक तो मैं ही कर रहा था। तो ही सेड कि हाँ चलो। उस टाइम पे वो इंजीनियरिंग कर रहा था कोल्हापुर में, तो मैं यहाँ से वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करता था और फिर वो वहाँ पर एडिटिंग करने लगा। उसके बाद एडिटिंग का काम सॉर्टेड हो गया। देन जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग था वो भी उस टाइम तक मैं ही देख रहा था। उसके बाद फिर धीरे धीरे लोग आते गए। मेरा एक और पार्टनर था ओमकार करके, वी वर इनटू रिजोल्यूशन, जो हमारा एक दूसरा स्टार्टअप था, उसमें ही वाज अ पार्टनर।
तो देन ही केम, उसने पूरा एडिटिंग का पार्ट संभाला, देन दीपक एंड अदर वन पर्सन हु इज टू हैंडल द इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का पार्ट। तो ऐसे अलग अलग चीज़ों के लिए टीम बनती गई, मतलब जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आते गए मेरा टाइम कम होता गया कि यार टाइम अभी नहीं है तो इसके लिए रिसोर्स ढूंढो, तो वहाँ से फिर वो रिसोर्स बनते गए। तो मंगेश भाई, इतना आप स्टार्टअप एक्सप्लोर कर चुके हो और आप अभी एक अच्छा स्टार्टअप चला रहे हो एक अच्छी टीम के साथ, तो आपको लगता है इंडिया में जो करंट मार्केट स्टेटस चल रहा है अभी एक अच्छा टाइम हो सकता है स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए? 100% यार, इंडिया में अभी जो नेक्स्ट 10 ईयर्स है ना, वहाँ पे स्टार्टअप्स के लिए या फिर ग्रोथ के लिए जो अपॉर्चुनिटी इंडिया में है ना, वो अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड में कहीं पे नहीं है। अगर आप देखोगे ना तो फॉरेन के इन्वेस्टर्स भी इंडिया में इतना इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दे डोंट हैव द थिंग्स टू इन्वेस्ट। उनके यहाँ पे वो चीज़ है ही नहीं, बट हमारे यहाँ पे वो चीज़ें है और उनको वो चीज़ें दिख रही है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे लोग ही उसको सेंस नहीं कर पा रहे कि अभी जो टाइम है, टेक हो या फिर किसी भी चीज़ में आप एक्सप्लोर कर सकते हो एज अ स्टार्टअप, वहाँ पे आपको ग्रोथ भी अच्छा मिलेगा। और अभी का जो टाइम है वहाँ पे सीन ये हो रहा है, पहले लोग बहुत सोच समझ के खर्चा करते थे किसी भी चीज़ के ऊपर, लेकिन अभी क्या है ना, लोगों का इनकम बढ़ गया है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो उनका लाइफस्टाइल है, वो लाइफस्टाइल इंप्रूव हो रहा है, लोग अलग अलग चीज़ों के ऊपर खर्चा कर रहे हैं, पैसा उड़ा रहे हैं, पैसा उड़ा रहे हैं नहीं बोलूंगा मैं उस चीज़ को, बट पैसा खर्च कर रहे हैं लोग, मनी फ्लो ज़्यादा है। मनी फ्लो ज़्यादा हो रहा है। तो उसकी वजह से जो भी चीज़ आप बना रहे हो ना, उसके लिए कस्टमर्स मार्केट में है, यू जस्ट हैव टू हैव सम प्रोडक्ट जो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करे। तो स्टार्टअप्स के लिए तो ये दिस इज द गोल्डन पीरियड ऑफ स्टार्टअप्स। तो जो भी आपके दिमाग में आइडियाज है उसको एग्जीक्यूट करो। आई फील आई एम टेलिंग दिस फ्रॉम एन आउटसाइडर पर्सपेक्टिव, मैं एक एंटरप्रेन्योर से जानना चाहता हूँ कि अभी मुझे ये लगता है कि इंडियन स्टार्टअप कल्चर बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो गया है कि हर ही चीज़ के 5 नए स्टार्टअप आइडियाज़ हैं। अगर आप ऑर्गेनिक फूड पकड़ लो तो उस पर 5 कुकी के ब्रांड्स हैं, ये है। तो इस वजह से डोंट यू थिंक कि थोड़ा ज़्यादा अब ये ट्रेंड की तरफ चला गया रादर दैन नेसेसिटी? 100%। देखो ये चीज़ हमेशा होती रही है, अगर आप हिस्ट्री में जाओगे, आप 2000 साल में जब देखोगे, जब .com बबल आया था या .com का वो एरा आया था, उस टाइम पे कितने सोशल मीडिया बने थे, कितने मतलब हर एक चीज़ के पीछे .com लग रहा था, ठीक है। वो क्यों लग रहा था? द रीज़न वॉज कि हर .com स्टार्टअप को फंडिंग मिल रही थी, ठीक है। हर सोशल मीडिया तो उस टाइम पे इतने नहीं थे, लेकिन वो जीमेल हो गया, ईमेल वाले स्टार्टअप्स हो गए बहुत सारे, ई कॉमर्स वाले स्टार्टअप्स हो गए, ऐसे बहुत से थे। लेकिन फिर भी उन स्टार्टअप्स में से आज कितना स्टार्टअप जिंदा है? आई से कि 1% भी नहीं है। तो ये फिल्टर आउट होता है आफ्टर सर्टेन पीरियड, बिकॉज कुछ स्टार्टअप जो होते हैं वो कंपटीशन को देख के आते हैं, और कुछ स्टार्टअप जो होते हैं वो प्रॉब्लम्स को देख के आते हैं, और वो जेन्युइनली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और वो जो जेन्युइनली उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं वो स्टार्टअप मरते नहीं है, वो स्टार्टअप सर्वाइव कर जाते हैं कोई भी प्रॉब्लम आ जाए। बिकॉज अभी स्टार्टअप एरा ऐसा हो गया है कि लोग मंथली एक्टिव यूजर्स बनाने के ऊपर फोकस कर रहे हैं, धंधा बनाने के ऊपर कोई फोकस नहीं कर रहा है। लोग लाइक कि यार मेरा इतना यूजर हो जाए तो मैं नेक्स्ट राउंड रेज कर लूंगा, मेरा इतना यूजर हो जाए तो उतना मैं रेज कर लूंगा, बट एक्चुअल में उनसे आप कितना पैसा बना रहे हो इसके ऊपर ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं है। एक एंटरप्रेन्योर की पर्सनल ब्रांडिंग की क्या इंपॉर्टेंस है? सपोज आप अश्विनी ग्रोवर को देख लीजिए, उनका धंधा तो अलग है लेकिन उनकी एक खुद की ब्रांड वैल्यू है, तो वो एक आपके बिजनेस में कैसे इफेक्ट करता है? वो देखो, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी धंधा हो, उसका जो फाउंडर है ना, उसका पर्सनल ब्रांडिंग बहुत मैटर करता है। आप एप्पल को, अगर आप एप्पल की बात करते हो तो आपके दिमाग में कौन आता है? माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं तो कौन आता है? फेसबुक की बात करते हैं तो कौन आता है? तो ऐसे बहुत से स्टार्टअप्स है दुनिया में कि जो बहुत फेमस है, जो बहुत वेल सक्सेसफुल है, और उनकी अगर बात करोगे तो उनके फाउंडर्स, उनके पीछे कोई ना कोई फेस है। कंपनी को फेस नहीं होता है, पर्सन का फेस उस कंपनी के साथ मर्ज होता है, तब जाके उस कंपनी का, उस पर्सन का क्रेडिबिलिटी, दोनों का क्रेडिबिलिटी बढ़ता है। और जैसे जैसे उस पर्सन का क्रेडिबिलिटी बढ़ता है, ऑब्वियसली वो कंपनी का भी क्रेडिबिलिटी किसी ना किसी फॉर्मेट में बढ़ता है। तो आई फील हर फाउंडर को खुद के पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए। ये बहुत निग्लेक्टेड चीज है, हमारे बहुत से ऐसे स्टार्टअप फाउंडर्स है जो पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर फोकस नहीं करते, लेकिन द वन हु डिड इट, जैसे कि आप बोट का एग्जांपल ले लो, ठीक है। बोट को क्यों लोग इतना जानते हैं, क्यों हर घर में बोट के बारे में मतलब जानकारी है, तो यूथ क्यों इतना फोकस्ड है उन सब चीजों के ऊपर? बिकॉज कहीं ना कहीं पे उनके फाउंडर का फेस वैल्यू भी उतना है वहां पे। ऑब्वियसली प्रोडक्ट में तो दम होना ही चाहिए, अगर आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है तो लोग आपको नहीं पूछेंगे, आप कोई भी हो, ठीक है। देयर आर सो मेनी इन्फ्लुएंसर्स, सो मेनी बिग पीपल हु हैव लॉन्च्ड प्रोडक्ट्स, पर उनके प्रोडक्ट में दम नहीं था, उसकी वजह से वो नहीं चल पाया, ठीक है।
तो प्रोडक्ट में तो दम होना चाहिए, दैट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। लेकिन अगर आप उन प्रोडक्ट के फाउंडर्स का या फिर उस कंपनी के फाउंडर का फेस वैल्यू भी अच्छा है तो ऑब्वियसली वो भी मैटर करता है। ये कभी इंटरनल टीम कॉन्फ्लिक्ट को लीड नहीं करता है? फॉर एग्जांपल अगर हम तीनों को फाउंडर्स होते किसी स्टार्टअप के, और फॉर एग्जांपल मेरा ब्रांड है, मेरा पर्सनल ब्रांड है खुद का, जिसकी वजह से मुझे पर्सनली भी ब्रांड्स आ रहे हैं, थोड़े अप्रोच कर रहे हैं, तो उस वजह से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होती को फाउंडर्स में? सी दैट इज द अंडरस्टैंडिंग इन द टीम ना। देखो इसकी वजह से आप जब भी को फाउंडर बना रहे हो ना तो उस टाइम पे हर चीज क्लियर कर लो कि आई विल बी द फेस, आई विल बी द बैक एंड पर्सन, आई विल बी अ मार्केटिंग पर्सन, जो भी है। बट वो चीज आप जब स्टार्टिंग में ही क्लियर कर लोगे ना, एंड आई फील कि जब आपका विजन क्लियर है ना तो ये छोटी मोटी चीजें मैटर नहीं करती, टू बी वेरी फ्रैंक। और जब आप आपका स्टार्टअप अच्छा चल रहा है, आपकी चीजें अच्छी चल रही है ना, तो ये जो छोटा मोटा पैसा है वो भी मैटर नहीं करता, बिकॉज वहां पे बहुत बड़ा विजन दिखता है एक तो स्टार्टअप फाउंडर्स को। एंड फिर ऐसे झगड़े मुझे तो नहीं लगता होंगे कभी। What do you think are the wrong things inculcating in Indian startup culture? आई फील मोस्ट ऑफ द जो अभी के स्टार्टअप फाउंडर्स है या फिर मोस्ट ऑफ द लोग अभी स्टार्टअप को एज अ फेम पाने का एक जरिया देखते हैं, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द लोग जो स्टार्टअप कल्चर में आते हैं ना उसका रीजन यही होता है कि यार यहाँ पे पैसा भी बहुत है, फेम भी बहुत है, और आज की जनरेशन को ये दोनों भी चीजें चाहिए, तो चलो स्टार्टअप स्टार्ट कर देते हैं। इस विजन के साथ, इस थॉट प्रोसेस के साथ वो स्टार्टअप्स में आते हैं। बट स्टार्टअप का जर्नी, मतलब मैं खुद पिछले अराउंड 6-7 साल से मैं स्टार्टअप्स में हूँ, सो आई अंडरस्टैंड कि ये इस मतलब इसके जितना डिफिकल्ट जर्नी कोई नहीं है, मुझे नहीं लगता। बिकॉज मॉर्निंग में आपका ग्राफ ऐसा होता है, शाम को ऐसा होता है। कभी कभी शाम को एकदम आप हाई पे होते हो, दूसरे दिन आप एकदम डाउन चले जाते हो। कुछ ना कुछ एवरी टाइम होता रहता है। इट्स लाइक आप रोलर कोस्टर राइड है ये। मतलब आप अगर उसको सस्टेन कर सकते हो, आप वो झेलने के लिए रेडी हो, तो कम इन टू स्टार्टअप। बट आपका लाइफ, ये एक चीज है कि आपका लाइफ कभी बोरिंग नहीं रहेगा। यहाँ पे हर दिन आपके पास कोई ना कोई चैलेंजेस है और आपके पास कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी कि यार इन चैलेंजेस से मैं कैसे ओवरकम कर लूँ। प्लस एक सर्टेन सेंस ऑफ अचीवमेंट आपको कभी मिलती नहीं है मेरे हिसाब से। अब देखो मिलती है, ऐसा नहीं बोल सकते। अगर आप कोई चीज अचीव कर लेते हो तो ऑब्वियसली एक सर्टेन सेंस ऑफ अचीवमेंट भी होता है वहां पे कि यार मैंने ये अचीव कर लिया। लेकिन वो अचीवमेंट के साथ साथ है ना, उसी दिन या फिर मतलब उसी टाइम पीरियड में आपके साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी चल रहे होते हैं कि यार ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करे तो क्या होगा, आगे कैसा होगा। अचीवमेंट सेलिब्रेट करने का टाइम, सेलिब्रेट करने के लिए आपके पास ज्यादा टाइम नहीं होता है, क्योंकि उतने ही प्रॉब्लम साथ में चल रहे होते हैं जिन प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना होता है। अदरवाइज वो अचीवमेंट भी मैटर नहीं करेगी एक टाइम के बाद, अगर उन प्रॉब्लम्स को आपने सॉल्व नहीं किया तो। आई थिंक अभी के जो वैसे भी एंटरप्रेन्योर्स है ना, वो बस एक इन्वेस्टर राउंड से दूसरे इन्वेस्टर राउंड में भाग रहे हैं ज्यादातर। एंड आई थिंक ये थोड़ा शार्क टैंक इफेक्ट की वजह से भी हो रहा है। मतलब एज मच एज शार्क टैंक हैज कंट्रीब्यूटेड टू इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम नॉलेज फैलाना, बट उसकी वजह से मैं जितने भी एंटरप्रेन्योर से मिला हूँ पर्सनली, दे से कि भाई शार्क टैंक एक बहुत ही फेक परसेप्शन दिखाता है इन्वेस्टर राउंड्स का, और एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आपको क्या लगता है कि एक्चुअली मुझे एक बात बताओ, शार्क टैंक को मोस्ट ऑफ द लोग मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि यार मार्केटिंग अगर अच्छा हमारा वहाँ पे मार्केटिंग हो गया तो हमारे प्रोडक्ट बिकेंगे, लोगों के सामने ज़्यादा तक हमारे प्रोडक्ट पहुँचेंगे। लेकिन मुझे एक बेसिक बात बताना, धंधा बनता कैसे है, बिजनेस बनता कैसे है। अगर कोई XYZ चीज़ है आपके पास, उस चीज़ को आप किसी के इन्फ्लुएंस की वजह से, किसी की हेल्प से मार्केटिंग आप कर रहे हो और उसकी वजह से आप उसको बेच पा रहे हो, तो आप एक बार उसको बेच पाओगे। बट आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है तो वो वापस खरीदने नहीं आएगा। तो हमेशा याद रखना, धंधा बनता है रिकरिंग ऑर्डर से। आपकी चीज 10 बारी महीने में लोग खरीद रहे हैं या फिर 10 बारी साल में खरीद रहे हैं। जैसे कि पैराशूट का जो ऑयल होता है, ठीक है, उसको हर महीने लोग खरीदते हैं, ठीक है। जो लोग पैराशूट यूज करते हैं वो लोग हर महीने उस चीज को खरीदते हैं। दैट्स व्हाई मारिको ने इतना बड़ा बिजनेस बना लिया, ठीक है। तो धंधा तभी बनता है जब आपका प्रोडक्ट रिकरिंग परचेस में आता है। धंधा कभी इन्फ्लुएंस होके नहीं बना सकते आप, अगर आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है तो इसीलिए हमेशा प्रोडक्ट के ऊपर फर्स्ट फोकस करो, देन थिंक अबाउट द मार्केटिंग पार्ट। क्या आपको लगता है कस्टमर एक्विजिशन इंडिया में एक प्रॉब्लम है? इट्स अ प्रॉब्लम इन सम एस्पेक्ट, बिकॉज हमारा अप्रोच एज एन इंडियन ऐसा है, और ये मैं किसी को डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूँ, हम इंडियंस का, ठीक है, हमारा अप्रोच ऐसा है कि जहां पे हमें फायदा दिखता है हम लोग वहां पे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर जोमेटो आज ज्यादा ऑफर दे रहा है तो आई विल गो टू जोमेटो। स्विगी अगर आज ऑफर दे रहा है तो मैं स्विगी यूज कर लूंगा। तो जहां पे फायदा है
वहाँ पे इंडियन कस्टमर ज़्यादा मतलब फोकस करते हैं। तो लॉयल्टी जो है हमारे यहाँ पे अभी डेवलप हो रहा है ये चीज़, ठीक है, दैट इज़ गुड। बट कहीं ना कहीं पे ये थोड़ा कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो उसकी वजह से स्टार्टअप्स थोड़ा हिट करते हैं, बिकॉज जब तक उनके पास फंडिंग है, जब तक उनके पास पैसा है, तब तक वो ऑफर्स दे रहे हैं, ये सब चीजें कर रहे हैं, तब तक कस्टमर्स है। लेकिन जब पैसा खत्म हो जाता है, ठीक है, एक तो कहीं से पैसा आ नहीं रहा है, सेकंड जो उनके मतलब उनको जहाँ जहाँ पे पैसा लगाना है या उनकी जो मार्केटिंग है, कॉस्ट्स है उनके, तो वो कॉस्ट भी बेयर करने हैं, और अभी जो कस्टमर उनको अभी तक यूज कर रहा था वो कस्टमर भी छोड़ के जा रहा है। तो इस केसेस में वो स्टार्टअप के तो मतलब लिटरली लग जाते हैं, ठीक है। मेरे को लगता है कि इतने ऑप्शंस होने की वजह से आप कस्टमर्स एक्वायर कर नहीं सकते हो, मतलब उनको लॉयल नहीं बना सकते हो, क्योंकि आप अभी आपके जो कस्टमर्स हैं कुछ टाइम बाद वही आपके ही कॉम्पिटिटर ले जा सकते हैं। तो दैट इज एन इशू एक्चुअली। पहले ऐसा होता था कि कस्टमर्स थोड़े लॉयल होते थे अपने जो भी वो ब्रांड यूज कर रहे होते थे। अभी वो चीज़ थोड़ी मेरे को लगता है कि कम हो रही है। सी ये एक यूजर पर्सपेक्टिव से अच्छा भी है, बिकॉज इनोवेशन हो रहा है। आप Exactly. पैराशूट का ही हम लोग वापस एग्जांपल लेते हैं। पैराशूट ने इंडियन मार्केट में कितना टाइम मतलब लीड किया है, ठीक है, बिकॉज उसको कोई टफ कंपटीशन ही नहीं दे रहा था। अभी आप अगर कॉस्मेटिक्स में देखोगे ना, तो हर महीने कोई ना कोई नया ब्रांड आता है, हर महीने छोड़ दो, मैं तो बोलूंगा हर दिन कोई ना कोई नया ब्रांड आता है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो करंट एग्जिस्टिंग ब्रांड्स है, they are focusing more on innovation part कि यार what are that innovative things that we can add in our products so that हम लोग मार्केट में लीड करते रहे। और अभी अगर लीड करना है तो इनोवेशन इज द ओनली की, ये हर स्टार्टअप को पता चल गया है। तो कंपटीशन इज गुड, स्टार्टअप या फिर जो यूजर्स है, यूजर्स के लिए ये अच्छा है, बट यूजर्स भी उन्हीं को सपोर्ट करेंगे इसमें, या फिर उन्हीं प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे जो कंटिन्यूअसली इनोवेट कर रहे चीजों को, ठीक है। तो वो एक फ्लो हमेशा चलता रहेगा। आई फील यहाँ पे यूजर्स का भी गलती नहीं है, और जो इनोवेटर्स है उनका भी गलती नहीं है, बिकॉज मार्केट में डिमांड है इनोवेशन का, और यहाँ पे उनको इनोवेशन मिल रहा है, तो यूजर्स भी वही चीज यूज करेंगे जिनमें इनोवेटिव चीजें हैं, या फिर जिन प्रोडक्ट्स में कुछ इनोवेटिव चीजें ऐड करी गई है। आई थिंक अब एंटरप्रेन्योर्स को अपने कंपटीशन के साथ कोएग्जिस्ट करने की ज़्यादा आदत डाल लेनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी आपने स्विगी जोमेटो का एग्जांपल लिया, तो इट इज़ काइंड ऑफ अ हेल्दी कंपटीशन बिटवीन देम। एट द एंड ऑफ द डे दोनों को ही बिजनेस बनाना है, बट दे हैव लर्न टू कोएग्जिस्ट कि भाई कस्टमर किसी के भी पास जा सकता है। तो दे जस्ट हैव टू फोकस मोर ऑन बीइंग बेटर, Yes. कि मैं इनसे बेटर क्या चीज कर सकता हूँ। तो हमेशा उनकी कुछ ना कुछ चीजें चलती रहती है, कि कोई मार्केटिंग में कोई ये कर marketing। लिया, जैसे आप देखो ना, बर्गर किंग का हो गया और मैकडोनल्ड्स का हो McDonald's, गया, ये हाँ। दोनों का हमेशा राइवलरी चलता रहता है। Domino's, वैसे ही Pizza कुछ, Hut। हाँ वैसे ही जोमेटो स्विगी का भी चलता है मार्केटिंग में तो। एग्जैक्टली। आप कुछ ऐसे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बता सकते हो जो आपको बहुत ओपी लगती हो? अभी हम लोग बर्गर किंग और इसका ही एग्जांपल ले रहे थे। मतलब मार्केटिंग कभी कभी क्या होती है ना, मार्केटिंग हम लोग अच्छे के लिए करने जाते हैं, लेकिन कभी कभी वो मार्केटिंग हमारे ऊपर ही वापस हावी हो जाती है, हमारे हमारा बैकफायर करती है मार्केटिंग। द रीजन इज, अभी एक एग्जांपल देता हूँ आप लोग को। बर्गर किंग ने एक मार्केटिंग किया था, उनका बर्गर कितना नेचुरल है ये दिखाने के लिए। हाँ। तो व्हाट दे डिड, उनका बर्गर और मैकडोनल्ड्स का बर्गर दोनों साइड में रखे, ठीक है, उसके ऊपर कैमराज लगा के रखे, और वो मल्टीपल डेज के लिए वैसे ही रख दिए नॉर्मल एटमॉस्फेयर पे। बर्गर किंग का जो बर्गर था वो कुछ टाइम बाद सड़ने लगा, ठीक है, और मैकडोनल्ड्स का जो बर्गर था वो वैसा ही रहा, मतलब उसके ऊपर ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं आया। 10 दिनों के बाद, 10 या 15 दिनों के बाद उन्होंने क्या बताया कि देखो ये हमारा बर्गर है, ये कंप्लीटली सड़ चुका है, इसका मतलब ये कंप्लीटली नेचुरल है, और नेचुरल चीजें सड़ती है, और ये जो है ये सड़ा नहीं है, मतलब इसमें ऑब्वियसली कुछ तो चीजें ऐसी मिलाई गई है, इसकी वजह से ये इतना प्रिजर्व हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली वो खुद के प्रोडक्ट को नेचुरल दिखाना चाह रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि जब लोगों ने ये सड़ा हुआ बर्गर देखा, तो ऑटोमेटिकली लोगों को वो खाने का मन ही नहीं किया। तो वो मार्केटिंग जिस पर्पज से उन्होंने की गई थी वो कंप्लीटली बैकफायर कर गई उनके ऊपर। तो अभी मतलब ये बहुत बार ये आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाओगे कि यार ये मार्केटिंग किस वे में जा रही है। ऐसे अभी एप्पल ने भी अपनी एक मार्केटिंग कैंपेन रन की थी, जिसमें उन्होंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को हाइड्रोलिक प्रेस से कंप्रेस करके आईफोन निकाला था, और उस पर भी बहुत बैकफायर किया था वो एप्पल के ऊपर। बट मुझे ये लगता है कि ऐसी यूनिक मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज कभी कभी बैकफायर भी करती हैं ब्रांड्स पे, बट स्पेशली एप्पल के केस में हम लोगों ने देखा है कि एप्पल कभी कभी डेलिबरेटली ये करते हैं जस्ट टू स्टे इन द हेडलाइंस। तो
क्या इंपॉर्टेंस है मार्केटिंग की फॉर अ न्यू स्टार्टअप? देखो, अगर कोई भी हम लोग कोई प्रोडक्ट बना लेके आ रहे हैं मार्केट में, जैसे कि अभी एप्पल का एग्जांपल ले लो, अगर वो लोग कोई प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आ रहे हैं तो ऑब्वियसली उनको उनके सोए हुए कस्टमर्स को जगाना पड़ेगा थ्रू एनी सेंस, ठीक है। तो उसके लिए ये मार्केटिंग स्टंट्स तो फॉर श्योर होते हैं, और बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि खुद की ब्रांडिंग के साथ वो कॉम्प्रोमाइज करके मार्केटिंग करे। मतलब सब एवरीबडी इज वेरी कंसर्न अबाउट देयर ब्रांड इमेज, उनका परसेप्शन लोगों के दिमाग में क्या है, तो उन सब चीज़ों के बारे में हर ब्रांड बहुत कंसर्न रहता है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा निगेटिवली खुद को कोई दिखाना चाहेगा अनलेस एंड अनटिल उसके पीछे उनका बहुत बड़ा कोई स्ट्रैटेजी हो, या फिर ऐसा कोई उसके बाद स्टंट करने वाले हो, उनका एकदम बात बदल दिया, जज्बात बदल दिया, ऐसा वाला सिनेरियो वो लेकर आए। मेरे को याद है कुछ ऐसा एलोन मस्क ने टेस्ला के साथ किया था जब साइबर ट्रक था। हाँ, साइबर ट्रक का एक्चुअली सीन ऐसा था कि उन्होंने जब वो ट्रक मार्केट में लॉन्च किया था, उस टाइम पे साइबर ट्रक वाज कंप्लीटली इनटू मतलब स्टार्टिंग फेज में था वो उसके, ठीक है। और ट्रस्ट में उसके बाद 2 साल तक भी वो ट्रक मार्केट में आने वाला नहीं था। तो व्हाट दे डिड कि यार एक ट्रक को उन्होंने कैमरे के सामने दिखाया, सब मीडिया, वर्ल्ड का पूरा मीडिया वहां पे आ गया था, एंड ही सेड कि ये इतना स्ट्रांग है कि इसके ऊपर हथौड़ा भी मारूंगा तो भी ये टूटेगा नहीं। अभी आप एक सिंपल सी चीज मुझे बताओ कि यार इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन उसको कर रहा है, उसको 10 बारी उन लोगों ने टेस्ट नहीं किया होगा, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग यार। बट अगर वो मीडिया के सामने टूट रहा है तो इट वाज देयर प्लान, ठीक है। तो ये प्लान क्यों था? क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट है वो उनको भी पता था कि 2 साल तक अगले स्टार्ट नहीं, मतलब मार्केट अगले 2 साल तक वो मार्केट में नहीं आने वाला है। तो दैट इज द रीजन कि उनको वो टाइम लेने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने वो स्टंट किया रहेगा, बिकॉज द थिंग इलॉन मस्क सेड आफ्टर दैट कि अगले 2 साल में हम लोग इसको बेटर बनाकर लेके आएंगे, ठीक है। सो दैट वाज द रीजन आई गेस। मेरे को लगता है कि लोग ज्यादा एंटिसिपेट करने लगे थे उस चीज को लेके, क्योंकि एक नेगेटिव पीआर हो गया था, बट लोग एंटिसिपेशन में वो ज्यादा खरीदते, तो इट वाज अ विन विन सिचुएशन फॉर हिम। निगेटिव पीआर मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि यार निगेटिव पब्लिसिटी इज द बेस्ट पब्लिसिटी, तो उसकी वजह से साइबर ट्रक जिनको पता भी नहीं था उनको साइबर ट्रक पता चल गया, और उनको ये भी पता था कि यार 2 साल बाद ये बंदा आके उस ट्रक को बेटर बना के ही छोड़ेगा, ठीक है, बिकॉज इलॉन मस्क का उतना ब्रांडिंग है, एंड उसी चीज की वजह से उसको लोग खरीदेंगे भी। तो दैट वाज द बेस्ट मार्केटिंग स्टंट आई हैव एवर सीन। बट हाँ, ऑब्वियसली उसके पीछे बहुत सोच थी, बहुत सारा कैलकुलेशन था कि कैसे होगा, क्या जाएगा। एक छोटे स्टार्टअप के लिए मार्केटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है? क्योंकि अभी हम लोग ऑफ कैमरा भी जैसी बात कर रहे थे कि मार्केटिंग के रिजल्ट्स बहुत ही ग्रेजुअल होते हैं, तो यूजुअली एंटरप्रेन्योर्स थोड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि भाई रिजल्ट्स नहीं आ रहे, पैसे फूक गए सारे। तो एक छोटा स्टार्टअप किस तरीके से सही मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है? मुझे ऐसा लगता है ना कि मार्केटिंग की ज़रूरत हर एक को है, ठीक है। मतलब ऐसा कोई स्टार्टअप नहीं है, बिकॉज मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, स्टार्टअप के पास पैसा किस चीज़ की वजह से आता है? जब वो खुद का प्रोडक्ट या सर्विस बेचेंगे, ठीक है, जब तभी उनके पास पैसा आएगा। और वो सर्विस या प्रोडक्ट लोगों तक कैसे पहुंचेगा? लोगों को कैसे पता चलेगा कि यार आपका स्टार्टअप क्या प्रोवाइड कर रहा है? लोगों को तभी चीज पता चलेगी जब वो कहीं ना कहीं पे वो लोग चीज उसकी मार्केटिंग देखेंगे, उस स्टार्टअप के बारे में सुनेंगे। एवरीथिंग इज कंसिडर्ड इनटू मार्केटिंग। तो मार्केटिंग होगी तब तो सेल्स होगे ना। तो इस चीज को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। रही बात अर्ली स्टेज स्टार्टअप की, तो जिनके पास मार्केटिंग बजट नहीं होता है, तो आई फील अभी के स्टेज में अर्ली स्टेज स्टार्टअप के पास एक बहुत बड़ा वेपन है, दैट इज सोशल मीडिया। देयर यू डोंट नीड एनीथिंग एक्स्ट्रा, और वहां पे आपको खुद के जेब से अभी पैसा नहीं लगाना है, सिर्फ आपका दिमाग लगाना है कि यार आपके प्रोडक्ट को आप यूनिक वे से कैसे दिखा सकते हो। अगर आपके पास प्रोडक्ट है तो ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके साथ आप बार्टर में ट्रेड कर सकते हो, या फिर उनको प्रोडक्ट भेजो, उनके साइड से रिव्यू ले लो, भले ही छोटा इन्फ्लुएंसर हो, उसको 10,000 लोग देख रहे हो, लेकिन उन 10,000 में भी आपका कस्टमर हो सकता है ना। तो ऐसे अलग अलग मेथड्स पीपल शुड यूज एट द अर्ली स्टेज, आई फील, व्हेन यू डोंट हैव मनी। अभी इलेक्शन चल रहे हैं, मोदी जी ने बोला था कि हम चाइनीज मार्केट को इरेडिकेट कर देंगे, अपना सिर्फ खुद के बनाए प्रोडक्ट्स यूज करेंगे। तो क्या इज इट इवन पॉसिबल टू इरेडिकेट चाइनीज मार्केट? नो, रीजन इज कि चाइनीज मार्केट ने इंडियन मार्केट पे इतना डीपली कब्जा कर लिया है ना, और वो कब्जा हमारे दिमाग में किया है।
हमें हमेशा सस्ती चीजें देखने की आदत या परचेस करने की आदत जो है ना, वो चाइनीज मार्केट की वजह से लगी है। कि यार मतलब दो चीजें हैं, एक 50 रुपए की है और दूसरी अगर वो इंडियन मेड है तो वो डायरेक्टली 70-80 रुपीज की जाती है। तो हम लोग बाय डिफॉल्ट क्या सोचते हैं कि यार चलो ये 50 वाली ले लेते हैं, चली तो चली, नहीं तो नहीं वापस तो, देख हाँ। लेंगे, बट इसमें डबल खर्चा क्यों करना है? तो ऑब्वियसली इसको एकदम से मतलब निकालना वो तो थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन हाँ ये ग्रेजुअली पॉसिबल है। जितना कि गवर्नमेंट अभी हमारे स्टार्टअप्स को जितना सपोर्ट कर रही है हर एक केस में, देन जितने नए स्टार्टअप फाउंडर्स हमारे आ रहे हैं इंडिया में, तो उसकी वजह से जो इनोवेशन वो लोग कर रहे हैं, उन सब चीज़ों की वजह से ये चीज़ें हो सकती है कि यार एक टाइम के बाद हम लोग उनको कॉस्ट में भी बीट कर पाए और इनोवेशन में भी बीट कर पाए। तो चाइनीज प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो एक बहुत ही पॉपुलर स्टार्टअप जो कि बहुत ज़्यादा डिफेम्ड है इस बात पे, वो बोट है। कि वो लोग बेसिकली चाइना के प्रोडक्ट्स लाके सिर्फ ब्रांड करके बोट की तरह बेचते हैं। तो अगर गवर्नमेंट इंडियन स्टार्टअप्स के थ्रू चाइनीज मार्केट एराडिकेट करना चाहती है और वहीं पे इंडियन स्टार्टअप्स भी ऐसे मेथड्स यूज कर रहे हैं, तो उसका क्या रिजल्ट आ सकता है इन द लॉन्गर रन? सी आप सिर्फ बोट के बारे में जानते हो, इसके लिए अभी आप ये बोट का नाम ले रहे हो, लेकिन देर आर सो मेनी स्टार्टअप्स, ठीक है? इवन आप जिनको प्रीमियम समझते हो, अभी मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन प्रीमियम समझते हो ना, वो लोग भी चाइना से ही मैन्युफैक्चर कराते हैं। सो इट्स नॉट अबाउट कि उनसे मैन्युफैक्चर करा रहे हो तो उसमें प्रॉब्लम है, ठीक है? तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है वो सब चीज़ें उसकी वजह से कॉम्प्रोमाइज होती है, दैट इज द प्रॉब्लम। लेकिन अभी क्या है कि आप अगर कोई डिज़ाइन बना रहे हो, आप अगर क्वालिटी या फिर स्टैंडर्ड्स बना रहे हो कि यार ये मुझे ये मटेरियल है, मुझे ये इसी स्टैंडर्ड का चाहिए, इसी मटेरियल का चाहिए, दैट इज योर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ये मटेरियल जो है इसी स्टैंडर्ड का इसी क्वालिटी का चाहिए, तो ऑब्वियसली आप उसको चाइना से मैन्युफैक्चर कराओ या फिर कहीं और से मैन्युफैक्चर कराओ, वो मटेरियल वो प्रोडक्ट तो आपको वहीं से वैसा ही मिलेगा ना। जैसे कि एप्पल का एग्जांपल ले लो, एप्पल भी चाइना से मोस्ट ऑफ द चीजें अपनी मैन्युफैक्चर कराता था, ठीक है? तो वो लोग डिजाइन्स, क्वालिटी, जो उनका स्ट्रक्चर था, वो सारी चीजें उनको देते थे कि ऐसा ऐसा हम लोग को इसमें चाहिए, तो वो लोग उनको मैन्युफैक्चर करके देते थे। इसकी वजह से एप्पल का क्वालिटी कहीं पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा था? बिल्कुल नहीं। तो मैटर ये नहीं है कि ये कहाँ से मैन्युफैक्चर हो रहा है, वो अगर उस स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है तो ऑब्वियसली वो चीजें अच्छे ही बनाएंगे। चाइना बदनाम इसी वजह से है बिकॉज जो नॉर्मल चीज़ है, जो ब्रांडिंग जिनमें नहीं आती, जैसे कि अभी लाइटिंग्स हो गई या फिर जो चीज़ें जल्दी खराब हो जाती, वो जस्ट बनानी है, इसके लिए बना के देते हैं, उसमें क्वालिटी वगैरह फोकस नहीं करते, जिसके ऊपर मोस्टली ब्रांडिंग नहीं होती, तो ऑब्वियसली वो लोग चीज़ें वैसे ही बनाएंगे जिसमें उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो, खर्चा कम लगे। अभी बोट का आपने एग्जाम्पल लिया, तो बोट उनका प्रोडक्ट चाइना से बना है या फिर इंडिया से बना है, उनके क्वालिटी में मुझे नहीं लगता कोई फर्क आएगा, बिकॉज उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो है वो इन्होंने सेट करके रखे हैं कि हमें ऐसा ही चाहिए, और ऑब्वियसली इनका चेक इंडिया में भी तो होता रहेगा जब वो प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं। तो ये इंडियन इकोनॉमी के लिए कहीं ना कहीं पे एक हार्मफुल भी है कि यार इंडियन लोगों को जो रोजगार मिल सकता था इस कंपनी के थ्रू वो नहीं आ रहा है, ठीक है? लेकिन क्वालिटी के मामले में तो मुझे नहीं लगता कोई चीज कॉम्प्रोमाइज हो रही है यहाँ पे। एक एंटरप्रेन्योर पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली इंडियन कस्टमर्स का माइंडसेट ये होता है कि सस्ती चीज़ें खरीदेंगे, उसकी क्वालिटी कितनी भी ख़राब हो, हम चीज़ें सस्ती ही खरीदेंगे, और इस वजह से काफ़ी स्टार्टअप्स सफ़र करते हैं क्योंकि उनकी प्राइसिंग थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो एक एंटरप्रेन्योर पॉइंट ऑफ व्यू से आप उस चीज़ को कैसे देखते हो? आई फील इंडिया का मार्केट जो है ना, वो अभी एस्पिरेशन के ऊपर थोड़ा ज़्यादा डेवलप हो रहा है। जैसे कि आप मोबाइल फोन्स कौन से यूज़ करते हो आप लोग? सैमसंग, एप्पल, हाँ। ऐसे। ठीक है, तो एप्पल वगैरह वो क्यों यूज़ करते हो? वो तो मार्केट से ऑलमोस्ट मतलब एटलीस्ट 70-80% महंगा है, ठीक है, इवन मोर देन दैट। तो इतना महंगा प्रोडक्ट आप क्यों खरीदते हो? बिकॉज एक एस्पिरेशन है कि यार मुझे एप्पल खरीदना है। सो इट्स ऑल अबाउट कि हाउ यू आर क्रिएटिंग द ब्रांड इन फ्रंट ऑफ पीपल, हाउ यू आर क्रिएटिंग द परसेप्शन इन पीपल्स माइंड, उसके हिसाब से, उसके बेसिस के ऊपर आपके प्रोडक्ट का वैल्यू डिसाइड होगा। तो ये नहीं है कि आप कोई नॉर्मल मतलब इट्स ऑल अबाउट यू, योर प्रोडक्ट एंड द परसेप्शन यू हैव मेड अबाउट योर प्रोडक्ट। तो इन चीजों के ऊपर अगर स्टार्टअप फाउंडर फोकस करते हैं तो मुझे नहीं लगता लोग मतलब ये कोई बिग इशू है। सपोज एक महंगा ब्यूटी प्रोडक्ट है और उसी का एक ऑल्टरनेटिव सस्ता ब्यूटी प्रोडक्ट है, लोग सस्ते की तरफ ज़्यादा भागते हैं क्योंकि वो सस्ता है,
बट उसकी जो क्वालिटी है वो कम है। तो जो उसी का ऑल्टरनेटिव जो महंगा है वो लोग उसकी तरफ नहीं जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो उसकी यहाँ पे दो कस्टमर सेट्स है। एक कस्टमर जो प्राइस को नहीं क्वालिटी को ज्यादा प्रेफर करता है, और दूसरा कस्टमर क्वालिटी को नहीं प्राइस को ज्यादा प्रेफर करता है। तो ये दोनों भी प्रोडक्ट है ना, आपस के कंपटीशन है ही नहीं। ये दोनों भी प्रोडक्ट अलग अलग टीजी को टारगेट करते हैं और उसके हिसाब से दे आर मेकिंग देयर बिजनेस। अभी आप अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट लोगे कि जो 20,000 रुपए की क्रीम बनाता है, ठीक है, वो मिडिल क्लास लोग नहीं ले पाएंगे ना, भले ही उनमें कितना भी क्वालिटी हो, वो लोग नहीं खरीदेंगे। बट उसी की जगह पे उसका कोई अल्टरनेटिव रहेगा जो 500-600 रुपए में मिल रहा है, उसको मिडिल क्लास हम जैसे लोग खरीद लेंगे। द रीजन इज कि वो सस्ते में मिल रहा है। ये भले ही अच्छा हो, हमको पता है कि ये अच्छा है, लेकिन हम लोग सोचेंगे कि यार इसको हम लोग क्यों खरीदेंगे। बट इसको खरीदने वाली भी ऑडियंस है जिनका मंथली एक्टिव मंथली अर्निंग उतना है, तो दे आर लाइक कि नहीं, मैं ये 600 वाला प्रोडक्ट क्यों खरीदूं, तो इसमें मे बी उतना क्वालिटी नहीं होगा, इसमें क्वालिटी है, ठीक है। तो इसका जो ऑडियंस है वो कंप्लीटली अलग है, इसका जो ऑडियंस है वो कंप्लीटली अलग है। तो ये डिफरेंट सेगमेंट हो गया, मुझे ऐसा लगता है। एक ही प्रोडक्ट में दो अलग अलग सेगमेंट है। अभी इंडिया में इलेक्शंस चल रहे हैं, आज रिजल्ट्स डिक्लेयर हो जाएंगे। तो हम लोगों ने एक बहुत पॉपुलर अभी अमित शाह का इंटरव्यू देखा है सबने कि 4 जून को निफ्टी ऐसे जाएगा। तो इलेक्शंस इस तरीके से पूरी स्टॉक मार्केट को डायरेक्टली कैसे अफेक्ट करते हैं? भाई मतलब किसी भी कंट्री में वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम सब चीज़ें चलाता है, ठीक है, इंक्लूडिंग बिजनेस, ठीक है। तो हर पार्टी का एक अलग अलग अप्रोच होता है चीज़ों को देखने का, चीज़ें करने का। तो कौन से पार्टी का क्या अप्रोच है किस सेक्टर को लेके। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक्स पार्टी हूँ और मैं जब अगर पावर में आऊँगा तो मैं ज़्यादा फोकस करूँगा पीएसयू कंपनीज पे या फिर फार्मास्यूटिकल्स पे, आईटीज पे, इन कंपनीज पे मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। तो लोगों को पता होता है कि कौन से पार्टी का फोकस किस सेक्टर में ज़्यादा है, ठीक है। तो उस हिसाब से या फिर कौन सी पार्टी कौन से सेक्टर के हिसाब से अपने जो भी डिसीजंस है, क्या डिसीजंस वो लोग लेंगे, तो उस हिसाब से ऑटोमेटिकली लोगों का फोकस उन कंपनीज पे या उन सेक्टर्स पे ज़्यादा जाता है जो मतलब जो पार्टी पावर में आ सकती है। तो वही एक इम्पैक्ट करता है आई फील इलेक्शन में, कि जो पार्टी आ रही है उस पार्टी का फोकस किन चीज़ों पे है, उसी के हिसाब से पूरा स्टॉक मार्केट अप एंड डाउन होता है। एंड अगर स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, अभी तो मतलब हमारे यहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट है, लेकिन वैसी बहुत सारी कंट्रीज है कि वहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। तो उन केसेस में वहाँ पे बहुत स्टॉक मार्केट में ग्रोथ आप मतलब ये देखने को आपको मिलेगा कि यार बहुत अप डाउन ये चीज़ें चलती रहती है। बिकॉज जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो भी तो सोचते हैं ना कि यार मैं अगर कहीं पे डाल रहा हूँ पैसा तो मेरा पैसा सेफ रहे और सिक्योर रहे, साथ ही बढ़ता भी रहे। तो वो लोग प्रेफर करते हैं कि कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट आएगी। तो आई फील दैट इज द मेन रीजन। तो अभी जब हम लोग ने सुना ये बात अमित शाह के मुंह से खुद की निफ्टी ऐसे चेंज होने वाला है 4 जून को, आप लोग ये करना, तो क्या ये इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल्स था पब्लिक इनसाइडर ट्रेडिंग का? सी पॉलिटिक्स के ऊपर मैं ज़्यादा कमेंट्स नहीं करता हूँ किसी भी चीज़ को लेके, एंड आई डोंट लाइक टू डू दैट, बिकॉज वो एक अलग सेगमेंट आ गया। मेरा जो सेगमेंट है दैट इज कम्प्लीटली इनटू बिजनेस। मैं बिजनेस के ऊपर ज़्यादा चीज़ों के ऊपर फोकस करता हूँ, एंड आई फील वो उनका मतलब वो एक अलग मैटर है। मैं आई एम मोर फोकस्ड ऑन कि पॉलिटिक्स को समझाना, उसमें इंटरफेयर नहीं करना। दैट्स इट। तो मंगेश भाई, बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि फॉर समवन जो कि बिजनेस के अराउंड कंटेंट बनाता है और अपने बिजनेसेस खुद इतने सक्सेसफुली रन भी कर रहा है, व्हाट टोल डज इट टेक ऑन द माइंडसेट दैट यू कैरी? आई फील एक्सप्लोर करते रहो, इनोवेशन में कभी मत रुको, बिकॉज इफ़ यू स्टॉप इनटू इनोवेशन पार्ट ना, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप आउट ऑफ द मार्केट हो जाओगे, बिकॉज कोई ना कोई आपको सरपास कर लेगा इनोवेशन के बेसिस के ऊपर। तो अगर आप स्टार्टअप में आ रहे हो तो एक बात हमेशा याद रखना कि आज जो चीज़ें चल रही है नॉट नेसेसरी 6 महीने बाद भी वही चलेगी। अभी वो ज़माना गया, अभी चीज़ें 2 साल में हार्डली 2 साल मतलब 2 साल 2.5 साल 1.5 साल बहुत ज़्यादा हो गया जिसमें वो पूरा शिफ्ट नहीं आ रहा है।
तो मार्केट शिफ्ट जो पहले 10 साल 20 साल में आता था कि मतलब ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, वो ट्रेंड्स आजकल 1-1.5 साल में चेंज हो रहे हैं। उसकी वजह से कंपनीज को इनोवेशन करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो अगर आप स्टार्टअप में आ रहे हो तो एक चीज़ दिमाग में घुसा के रख लो कि यार इनोवेशन तो उसमें चाहिए, अदरवाइज स्टार्टअप एक पॉइंट के बाद कितना भी सक्सेसफुल हो जाए वापस नीचे गिरेगा अगर आप इनोवेशन पे फोकस नहीं करोगे। अभी दीपेंद्र गोयल का मैंने एक पॉडकास्ट देखा था, उसमें उन्होंने एक लाइन बोली थी कि भाई अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम दिख रही है तो इनोवेशन के साथ सॉल्व करते रहो, नहीं तो हट जाओ, कोई और सॉल्व कर देगा। तो आई थिंक ये एक एंटरप्रेन्योर के लिए समझना सबसे जरूरी है कि देयर इज अ सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। आप वो चीज़ हो सकता है आप टेबल पे ब्रिंग करो, नहीं तो फिर कोई और उससे बेटर या उससे वर्स सॉल्यूशन ला के रख सकता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ दे एग्जीक्यूट। ट्रू 100%। मंगेश भाई बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, जैसी एक्सपेक्टेशंस थी उससे ज़्यादा ही मज़ा आया। तो इसी के साथ वी हैव कम टू द एंड ऑफ द पॉडकास्ट। मंगेश भाई, थैंक यू so much for joining us. Thank you so much for having me on podcast. It was lovely talking to you guys. Thank you so much मंगेश भाई, थैंक यू so much for joining us guys. तो कैसे लगे आज के कटाक्ष? उम्मीद है ये पॉडकास्ट आपको भी उतना इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अपने कटाक्ष। हमारे साथ कटाक्ष करना मत But you भूलना। know, I'm like fucking Drake जी, जो मन किया वो करूँ अंग्रेज नहीं। ऐ अब खत्म करे बातें, मेरे यार जिंदगी यूं ही निभा दे। और फिर इस पॉडकास्ट को कह दे चलो सब्सक्राइब करो, थोड़ा थम्स अप दिखा दे क्या।